हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमारा लेक्चर है अब लेक्चर नंबर 12। ठीक है। आज स्लाइड्स नहीं है, मैं आपके साथ डायरेक्ट शेयर करूंगी अपनी स्क्रीन। ठीक है। और क्योंकि मेरे पास जो बुक है ना, वो डाउनलोड मैंने कर लिया है, जो मैंने आपको बुक रिकमेंड की हुई थी, जो बताई हुई थी। ठीक है। अब ये है कि उस बुक भी मैं आपको इससे पहले सेंड कर दूंगी। अभी ये लेक्चर अपलोड करने से पहले बुक सेंड कर दूंगी। ठीक है। तो उसमें आपने खुद भी देख लेना है कि क्या कुछ कैसे कैसे उसमें पूरा एलैबोरेट हुआ हुआ हर चीज़ है। और अभी भी मैं आपको बुक से बताऊंगी। मेरा ख्याल है आपको स्क्रीन नज़र आ रही है। हाँ जी, ठीक है, स्क्रीन नज़र आ रही है। अच्छा, ये बुक है। ठीक है, मैं ये भी आपको सेंड कर देती हूँ। ये ठीक है। अच्छा, बुक का पेज नंबर था 135। ठीक है जी। अच्छा, अब देखो ये है हमारा जो टॉपिक है डिप्रिसिएशन का। ठीक है, ये हम करेंगे आज। और इसके अलावा जो मैंने आपको कोर्स कंटेंट दिया ना, उसमें लिखा हुआ है डिप्रिसिएशन एंड इट्स 5 मेथड्स। 2 मेथड्स अभी हम करेंगे, डिप्रिसिएशन करेंगे, एक मेथड करेंगे, उसकी एग्जांपल्स करेंगे, दूसरा मेथड करेंगे, फिर उसकी एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है। उसके बाद जो आपका लेक्चर नंबर 13 है, जो कि आज ही अपलोड होगा। ठीक है, जिसकी क्लास है, क्योंकि 12 और 13 दोनों की क्लास इकट्ठे है, उसमें बाकी के 3 मेथड्स होंगे डिप्रिसिएशन के, और साथ साथ उनकी एग्जांपल्स भी होंगी। सही है। अच्छा जी, आई होप इट्स रिकॉर्डिंग, लेट मी चेक अगेन, ताकि ये ना हो मैं पूरा लेक्चर रिकॉर्ड कर दूं, उसके बाद पता चले रिकॉर्ड नहीं हो रहा। शेयरिंग योर स्क्रीन। अच्छा, आई थिंक हो रहा होगा, मैंने रिकॉर्डिंग पे तो लगाया ना। लेट्स सी। हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है। अच्छा, यहाँ से डेप्रिसिएशन सबसे पहले क्या है। डेप्रिसिएशन मैंने आपको बताया हुआ भी है बहुत दफ़ा क्या होता है। ठीक है। अच्छा, वैसे इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ से भी पढ़ लेते हैं इंट्रोडक्शन वगैरह सब। डेप्रिसिएशन का मेन कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपकी जो भी मशीन वगैरह है ना, उसका क्या होता है, कोई भी इक्विपमेंट है, कोई भी मशीन आपने ली है, वो विद टाइम उसका वेयर एंड टेयर होता रहता है। ठीक है। तो उसकी वैल्यू हम कहते हैं कि डिप्रिशिएट होती है। जिस तरह आप कोई भी गाड़ी है, सपोज आपने ली, आपने जितने भी 10 लाख की ली। ठीक है। अब कुछ से बाद वो 10 लाख की नहीं बिकेगी, उसमें कुछ ना कुछ राश आ गई, कुछ हो गया, मतलब कि ऑब्वियसली वो नई नहीं रही, यूज तो होती रही। ठीक है। तो उस वजह से उसका क्या होता है, वेयर एंड टेयर के प्राइस आप काट लेते हो, डेप्रिसिएशन उसको कहते हैं। और फिर उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, जो उसकी रीसेल वैल्यू होती है, वो डिफरेंट होती है। ठीक है। वो आगे यहाँ पे वर्ड भी आएगा रीसेल वैल्यू का, या वो क्या है, वो मैं सारा उसके साथ से एक्सप्लेन कर दूंगी। अच्छा, डेप्रिसिएशन की इंट्रोडक्शन क्या है। एनी इक्विपमेंट विच इज परचेज टूडे विल नॉट वर्क फॉर एवर। ठीक है। वो क्या कह रहे हैं, कोई भी इक्विपमेंट जो आपने अभी परचेज किया है, वो हमेशा के लिए काम नहीं करेगा। This may be due to wear and tear of the equipment or obsolescence of technology। ठीक है, ये मैंने आपको चीज़ बता दी थी। ये अब जो डेप्रिसिएशन है उसमें इसका कंप्लीट उन्होंने क्या बताया है कि या वेयर एंड टेयर की वजह से, यानी कोई ना कोई इसमें खराबी हो गई या कोई यूजेज हो गया उसका ज़्यादा, तो वो चीज़ नहीं रहती ना जो पहले आप परचेज करते हो, बिल्कुल ब्रांड न्यू उसकी होती है। ठीक है। या ऑब्सोलेसेंस का मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, वो क्या होता है कि आउट ऑफ डेट कोई चीज़ हो गई है। ठीक है, वो उसकी बात नहीं रही। तो जाहिर सी बात है, अगर सपोज आप अब एक टाइप राइटर है, उसको किसी पिछले अरसे में बेचते तो वो कुछ और ही उसकी डिफरेंट वैल्यू होती है। लेकिन अब अगर आप उसे बेचोगे क्योंकि आउट ऑफ डेट हो गया, ठीक है, तो वो उतने का नहीं बिकेगा, क्योंकि वो किसी को उसकी ज़रूरत नहीं है। अब सबके पास कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं। ठीक है। तो इसलिए क्या है कि डेप्रिसिएशन इस चीज़ को कहते हैं।
Hence, it is to be replaced at the proper time for continuance of any business. अब वो क्या कह रहे हैं कि हमें एक proper time चाहिए कि जब हम उस machine को, उस equipment को क्या करें, replace करें, ताकि हमारा business continue होता रहे. ठीक है, हर कोई profit चाहता है. अब अगर कोई भी machine हमने रखी हुई है तो हम ये नहीं चाहेंगे कि जी उसकी प्रोडक्शन बिल्कुल ही कम हो जाए, वो बिल्कुल ही खराब हो जाए, नकारा हो जाए और उसके बाद कहीं जाके हम उसको चेंज करें. ठीक है, तो मतलब कि थोड़ी बहुत तो चलो उसमें आती है उसकी विद टाइम. ऑब्वियसली हम यूज कर रहे हैं 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, कम होता रहता है, लेकिन वो टाइम भी हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी देखा था कि उसमें कैसे हर चीज को हमने कैलकुलेट करना है कि कैसे कोई चीज कब तक क्या है हमारे लिए ठीक रहेगी यूज करना, कब हमें उसका फायदा नुकसान शुरू हो जाएगा, सारा कुछ. ठीक है, अच्छा, अब क्या है कि ऑब्वियसली हमने उसको चेंज करना है. द रिप्लेसमेंट ऑफ द इक्विपमेंट एट द सॉरी जो रिप्लेसमेंट एनालिसिस हमने किया था, टाइम वैल्यू ऑफ मनी नहीं, रिप्लेसमेंट एनालिसिस जो किया था, आई एम रियली सॉरी. ठीक है, दोबारा ये बात सुन लेना, गलत वाली बात पे ना ध्यान देना. रिप्लेसमेंट हमने देखी थी कि इक्विपमेंट की कब होगी. ठीक है, अच्छा, तो इसी तरह हमने क्या, इसमें द रिप्लेसमेंट ऑफ द इक्विपमेंट एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ इन्वॉल्व्स मनी. ठीक है, दिस मस्ट बी internally generated from the earnings of the equipment. The recovery of money from the earnings of an equipment for its replacement purpose is called depreciation fund. अब depreciation fund क्या होता है कि जो भी हम the recovery of money यानी जो भी हम money recover करते हैं, किसी चीज को replace हमने करना है, जाहिर सी बात है एक चीज बेचनी है और उसकी जगह कोई और लेनी है, उसको रिप्लेस करना है, तो पैसे तो लगेंगे ना. वो सारे पैसे हम कहाँ से जनरेट करते हैं, जो भी हमने अर्न किया हुआ होता है अपने पहले इक्विपमेंट से, जिसको हम रिप्लेस कर रहे हैं. ठीक है, since we make an assumption that the value of the equipment decreases with the passage of time, sorry, thus the word depreciation means decrease in value of any physical asset with the passage of time. हमें पता है कि कोई भी चीज है उसकी वो वैल्यू नहीं रहती जो पहले होती है, डिक्रीज ही करती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त के साथ साथ. ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिस तरह हमारे पास है लैंड का, मैंने बताया था कि चलो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है. ठीक है, कमर्शियल एरिया पे कहीं किसी को कुछ चाहिए तो उस लैंड की वैल्यू इंक्रीज हो गई, या कोई बहुत कोई खास चीज होगी इक्विपमेंट उसकी. लेकिन नॉर्मली हमें पता है कि हर चीज जो है, हमारी assumption यही है कि उसकी इक्विपमेंट की क्या है, जो भी वैल्यू है वो डिक्रीज करती है, कम होती जाती है पैसेज ऑफ टाइम के साथ. वो क्यों होती है, उसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन. ठीक है, डेप्रिसिएशन होती है कि डिक्रीज हो रही है वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल एसेट में, किसी भी फिजिकल एसेट की वैल्यू में टाइम के साथ साथ. ठीक है, बिल्कुल सिंपल इंट्रोडक्शन है, इसलिए मैं बुक से दफा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि फिर स्लाइड्स में सारा कुछ कवर नहीं हो सकता, तो बुक में एक एक डिटेल है. ठीक है, अच्छा जी, अब क्या है मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन. मेथड्स क्या हैं, there are several methods of accounting depreciation fund. जो भी depreciation fund है उसे देखने के लिए हमारे पास बहुत सारे methods हैं. ठीक है, अब हमने कौन कौन से, straight line method of depreciation, declining balance method of depreciation, sum of the years digits method of depreciation, sinking fund method of depreciation और service output method of depreciation. इस लेक्चर में हम ये फर्स्ट 2 कवर करेंगे. ठीक है, और फिर जो अगला लेक्चर है, लेक्चर नंबर 13, उसमें ये बाकी के 3, अभी ये 2 इनकी एग्जांपल्स, इसके बाद अगले लेक्चर में ये 3 और इनकी एग्जांपल्स, फिर इनकी इकट्ठी क्लास हो जाएगी. तो जो भी आपको पूछना हुआ आप उनसे पूछ लेना. ठीक है, पहले स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन. ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड है. अच्छा, इसमें क्या है, इन दिस मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन अ फिक्स्ड sum is charged as the depreciation amount throughout the lifetime of an asset. अब वो क्या कह रहे हैं कि इस वाले जो मेथड में, स्ट्रेट लाइन मेथड है, इसमें थ्रू आउट द लाइफ टाइम ऑफ एन एसेट, जिसमें हम कहते हैं एक एसेट की जिंदगी 8 साल है. ठीक है, 8 साल तक वो काम करेगा, उसके बाद वो यूजलेस हो जाएगा. ठीक है, तो 8 साल में हम उसकी हर ईयर जो भी डेप्रिसिएशन लेंगे, ठीक है, वो हम क्या लेंगे, एक फिक्स सम लेंगे. जिस तरह सपोज एक चीज है 50,000 की, हम कहते हैं 3 साल बाद ये काम की नहीं रहेगी. ठीक है, अब उन तीनों साल के लिए हम एक फिक्स्ड अमाउंट रख लेते हैं. सपोज के हर साल
उसके जो डेप्रिसिएशन है 10,000 की कमी होगी, ठीक है, 10,000 उसकी वैल्यू गिरेगी। तो हम कहते हैं पहले 50,000 थी, ठीक है, फिर 1 साल गुजरा तो कितनी हो गई 40,000, फिर 30,000, ऐसे करके, ठीक है, 10,000 फिक्स वैल्यू है कि हर साल 10,000 की ही डेप्रिसिएशन वैल्यू हमने क्या कर दी, फिक्स्ड एक सम में वो चार्ज कर लिया, वो देख लिया, ठीक है। अब इसमें क्या है, थ्रू आउट द लाइफ टाइम ऑफ एन एसेट सच दैट द एक्यूमुलेटेड सम एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द एसेट, जो भी एंड में सम आएगा, एंड जो लाइफ जो होगी एसेट की, वो एग्जैक्टली इक्वल होगा टू द परचेज वैल्यू ऑफ द एसेट। परचेज वैल्यू क्या है आपकी, जितने आपने परचेज वैल्यू, आपकी जो फर्स्ट वैल्यू होती है, फर्स्ट कॉस्ट होती है एसेट की, यहाँ पे देख लेना, ठीक है, P इज इक्वल्स टू फर्स्ट कॉस्ट ऑफ द एसेट या परचेज वैल्यू, एक ही बात है। हम जितने का लेंगे, जो फर्स्ट कॉस्ट पहली दफा हमें पड़ेगी उस एसेट की, जब हम बिल्कुल नया लेंगे उसको, वो कॉस्ट क्या है, इक्वल होनी चाहिए, वो वैल्यू इक्वल होनी चाहिए जो एंड में हम एक्यूमुलेटेड सम लेंगे, ठीक है, उस एसेट के खत्म होने पे, जैसा 3 साल बाद जो भी हम उसका सम लेंगे, ठीक है। वो खैर आगे मैं आपको बता देती हूँ इस लाइन का क्या मतलब है। अच्छा, अब क्या है, लेट पी इज इक्वल टू फर्स्ट कॉस्ट ऑफ द एसेट। पी वो वैल्यू है जो हमने, जैसा अगर कोई चीज है, मैंने सपोज 50,000 की ली है अभी, तो वो फर्स्ट कॉस्ट है, वो उसकी परचेज वैल्यू क्या है, 50,000 है। एफ क्या है, सैल्वेज वैल्यू ऑफ द एसेट। अब सैल्वेज वैल्यू क्या होती है, मैंने लेक्चर के स्टार्ट में आपसे डिस्कस किया था कि सैल्वेज वैल्यू होती है जो रीसेल वैल्यू भी उसको कहते हैं, ठीक है। मतलब कि अगर एक चीज मैं 50,000 की ली है, अब उसको 3-4 साल बाद मैं बेच रही हूँ, तो वो 10,000 की बिकेगी, ठीक है, तो वो उसकी क्या है, सैल्वेज वैल्यू है, रीसेल वैल्यू है। अच्छा, फिर क्या है एन, एन क्या है, लाइफ ऑफ द एसेट। जिस तरह एक एसेट हम कहते हैं कि 5 साल उसकी लाइफ है, ठीक है, जिंदगी उसकी 5 साल है, 5 तक साल तक काम करेगा, वो एन हो गया। बी टी क्या है, बुक वैल्यू ऑफ द एसेट एट द एंड ऑफ द पीरियड टी। अब हमने ये चीज याद रखनी है कि टी और एन में डिफरेंस है। एन लाइफ ऑफ द एसेट है, ठीक है। अब हम कितना पीरियड ले रहे हैं, अब अगर 8 साल है किसी उसकी जिंदगी एसेट की, और मैं चाहती हूँ कि मैं उस एसेट को, तो वो 8 साल जो है वो एन है, और मैं चाहती हूँ कि मैं 3 साल बाद उसको बदल लूँ, ठीक है, तो वो जो 3 है, वो जो पीरियड है वो टी है, ठीक है। बी टी क्या है, डेप्रिसिएशन अमाउंट फॉर द पीरियड टी। अच्छा, बुक वैल्यू क्या है, सबसे पहले ये भी, ठीक है, इसके लिए मैंने एक स्लाइड निकाल के रखी थी, ये देखो। बुक वैल्यू क्या है, बुक वैल्यू इज द अमाउंट यू पेड फॉर एन एसेट माइनस डेप्रिसिएशन। तो जो भी आपने वैल्यू पे की, ठीक है, किसी भी एसेट के लिए, उसमें से उसका डेप्रिसिएशन जो है वो माइनस करके जो बाकी का होगा, उसको क्या कहेंगे, बुक वैल्यू कहेंगे। वो भी हमने यहाँ पे देख ली। अच्छा, अब क्या है कि हमने डेप्रिसिएशन और सॉरी बुक वैल्यू जो सी है वो कैलकुलेट कर लेनी है, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूलाज है, ठीक है, ये दो है। डी टी यानी कि जो डेप्रिसिएशन अमाउंट या अगर है, वो क्या है, P माइनस एफ डिवाइडेड बाय एन। P क्या है, जो परचेज वैल्यू थी, जो फर्स्ट कॉस्ट थी। F क्या है, जो सैल्वेज वैल्यू है या सॉरी रीसेल वैल्यू है, डिवाइडेड बाय, उस पूरे को पहले माइनस करना है, फिर डिवाइडेड बाय एन। एन क्या है, जो उस एसेट की लाइफ है सारी, ठीक है। बी टी यानी कि जो बुक वैल्यू, बुक वैल्यू हमने देख लिया क्या है, कि जो भी हमने अमाउंट पे की थी कोई एसेट लेने के लिए, माइनस उसमें से डेप्रिसिएशन। इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास, बी टी माइनस 1, यानी कि अगर हमने ली जितने की थी उसमें से 1 हम माइनस कर देते हैं, ठीक है, जो जो भी हमारा टाइम था, यानी कि सपोज 3 इयर्स था या कुछ भी, उसमें से हमने -1 कर दिया, तो क्या रह गया, पिछले साल का हमने बताना है, प्रीवियस का। माइनस क्या है, डी टी। डी टी यहाँ पे क्या है, जो हमने ऊपर डेप्रिसिएशन निकालेंगे ना, डेप्रिसिएशन अमाउंट, वो है, ठीक है। अब ये किसके इक्वल है, ये हमने क्या देख लिया, टी। टी क्या है, जो हमारी परचेज वैल्यू थी, माइनस टी जो टाइम पीरियड हमने देख लिया, मल्टीप्लाइड बाय ये सारा क्या है, ये ऊपर हमने देखा क्या है, डी टी।
सही है। हमने सिर्फ बुक वैल्यू के लिए क्या करना है कि हमने कहा डिप्रिसिएशन कॉस्ट हमने उसमें निकालनी होती है ना, तो हम क्या करेंगे, जो हमने वैल्यू जो हमने परचेज की थी उसमें से हम माइनस करेंगे, ठीक है, ये डेप्रीसिएशन। और डेप्रीसिएशन के साथ हमने टी इसलिए मल्टीप्लाई किया कि हम देख लें कि कितने टाइम पीरियड की डेप्रीसिएशन है, ठीक है। तो वो जब हमने पी में से माइनस की डेप्रीसिएशन उस टाइम की, तो पीछे जो भी रहा वो क्या है, वो हमारी बुक वैल्यू है, ठीक है। वो उसकी मैंने आपको जो स्लाइड भी दिखाई है, सॉरी जो इमेज दिखाई है उस पर भी उसकी क्लियर जो सा है ना जो डेफिनेशन है, ये वही चीज़ यहाँ पे भी एक्सप्लेन हो रही है कि हमने डेप्रिसिएशन अमाउंट जितने भी टाइम की है वो निकाल लेनी है अपनी, जो हमने सबसे पहले कॉस्ट पे की थी या जो हमारी परचेजिंग कॉस्ट थी वो, तो हमारे पास पीछे बुक वैल्यू आ जाता है। अच्छा, अब क्या है इसकी एग्जाम्पल, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है, कोई मुश्किल बात नहीं है, आपने बस सिर्फ मेन कॉन्सेप्ट याद रखना है, इसके फॉर्मूला जहन में रखने हैं। एग्जाम्पल क्या है कि एक कंपनी हैज परचेज्ड एन इक्विपमेंट whose फर्स्ट कॉस्ट, अब फर्स्ट कॉस्ट क्या है, परचेज वैल्यू, ठीक है, ये बात याद रखनी है, पी, यहाँ पे जो हम लेंगे पी, ठीक है, इज ₹1,00,000 विद एन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ 8 years। अब एक कंपनी ने इक्विपमेंट परचेज किया, उसकी परचेजिंग वैल्यू क्या थी, 1,00,000 रुपए का, ठीक है, 1,00,000 रुपीज का, और उसकी एस्टिमेटेड लाइफ थी 8 years, 8 साल थी, ठीक है। तो हमारा एन क्या होगा, 8 years होगा, ये जो एन था लाइफ ऑफ द एसेट। एस्टिमेटेड सैल्वेज वैल्यू इन्होंने दी है, सैल्वेज वैल्यू क्या है, जो आपकी रीसेल वैल्यू है या एफ है जैसा हम कहते हैं, ठीक है, वो कितनी है कि द एस्टिमेटेड सैल्वेज वैल्यू ऑफ द इक्विपमेंट एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ टाइम, यानी 8 साल के बाद जो उसकी रह जाएगी वैल्यू रह जाएगी, वो कितनी रह जाएगी, ₹20,000। यानी अगर आपने चीज लाख की ली थी, 8 साल बाद वो 20,000 की बिक रही है। अब हमने क्या करना है, डिटर्मिन द डेप्रीसिएशन चार्ज एंड बुक वैल्यू, ये जो ऊपर दोनों चीजें हैं डेप्रीसिएशन और बुक वैल्यू हमने निकाल लेने एट द एंड ऑफ वेरियस ईयर्स यूजिंग द स्ट्रेट लाइन मेथड। अब मैंने आपको बताया था कि हमने टी अलग बात है और एन अलग बात है, टोटल तो 8 साल है उसकी वैल्यू, ठीक है, लाइफ। हमने क्या निकालना है, हर साल यानी एंड ऑफ वेरियस ईयर्स, डिफरेंट ईयर्स के एंड में उसकी क्या बुक वैल्यू थी या उसका डेप्रिसिएशन कितनी थी, ठीक है। और मेथड हम कौन सा यूज कर रहे हैं, द स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है। अच्छा, स्ट्रेट लाइन मेथड ये मैंने ऊपर आपको बता दिया, जिसमें हम क्या रख लेते हैं, टी हमारा क्या रहता है, फिक्स्ड रहता है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मेथड में अभी मैंने आपको ऊपर ये भाई यही बात बताई थी, ठीक है। अच्छा, अब देखो सोल्यूशन क्या होगा, परचेज वैल्यू या फर्स्ट वैल्यू जो भी है, फर्स्ट कॉस्ट हमें दे दी 1,00,000, जो हमारी रीसेल वैल्यू थी या क्या थी, सैल्वेज वैल्यू जिसको हम एफ कहते हैं, वो हो गई 20,000, टाइम हमें दे दिया 8 years। सिंपल डेप्रिसिएशन निकालने के लिए आपने फॉर्मूला लगाया ऊपर वाला, पी यहाँ पे मैंने लगाया 1,00,000 माइनस एफ लगाया 20,000, सारे को डिवाइड किया किससे, एन से, एन क्या था हमारे पास 8 years था, ठीक है, और हमारे पास वैल्यू क्या आ गई डेप्रिसिएशन की 10,000। यानी 8 सालों तक हमने हर साल अगर निकालें तो मतलब कि एक टाइम पीरियड के लिए क्या होता है, हर साल के लिए जो डेप्रिसिएशन वैल्यू होती है वो होती है 10,000। यानी अगर मैंने चीज़ ली थी 10,00,000 की, ये तो हमें वैसे देखने से भी आइडिया हो जाता है, लेकिन क्योंकि हम प्रॉपर मेथड है तो फॉर्मूला यूज करेंगे कि अगर 1,00,000 की ली थी और 8 years बाद उसकी क्या वैल्यू रहेगी, 20,000 रहेगी, तो हर साल वो कितना डिप्रिशिएट हुई उसकी वैल्यू में, 10,000। In this method of depreciation, the value of BT is the same for all the years, ठीक है। ये जो मेथड है जिसको हम स्ट्रेट लाइन मेथड कहते हैं, इसमें सारे ईयर्स के लिए जो वैल्यू है वो dt की क्या रहती है, सेम रहती है। The calculations pertaining to BT for different values are summarized। अच्छा, अब उन्होंने सिर्फ हमें डेप्रिसिएशन निकालने के लिए नहीं कहा था, बुक वैल्यू भी कहा था, ये बुक वैल्यू भी कहा था, तो बुक वैल्यू निकालेंगे अब। अच्छा, कैसे निकालेंगे, कितने साल हैं, पहले तो 0 था, ठीक है, तो जब कोई इसकी डेप्रिसिएशन नहीं हुई थी, लेकर 8 साल तक, क्योंकि हमने कहा उस एसेट की जो लाइफ टाइम है वो हमने कितना एज्यूम किया, एस्टिमेट किया 8 साल। डेप्रिसिएशन क्या रहेगी, 10,000 ही रहेगी हर साल।
क्योंकि जो स्ट्रेट लाइन मेथड है उसमें हर साल डेप्रिसिएशन क्या रहती है, सेम रहती है, तो वो 10,000 ही रहेगी। अब निकालना क्या है, बुक वैल्यू। बुक वैल्यू कैसे निकालनी है, बिल्कुल सिंपल है। हर साल की जो वैल्यू आएगी उसमें से हमने माइनस कर देनी है डेप्रिसिएशन वैल्यू, तो हमारे पास हर अगले साल की बुक वैल्यू आती रहेगी। बुक वैल्यू मैं बता चुकी हूँ क्या है, वो कॉस्ट जो हमने पे की है जिसमें से हम डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं, तो पीछे उसकी बुक वैल्यू बचती रहती है। ठीक है, अब देखो पहला जो साल था मतलब कि पहला साल नहीं, 0 ईयर्स हमने इसलिए लिया है कि जब हमने नई नई चीज ली तो वो थी 1 लाख की, उसकी बुक वैल्यू 1 लाख थी, उसमें जो डेप्रिसिएशन उस टाइम 0 थी, कोई वेयर एंड टेयर नहीं हुआ था, या कोई उसमें जो हमने पीछे पढ़ा के और भी रीजन होते हैं, जिस तरह चीज आउट ऑफ डेट होगी या कुछ भी, तो उसकी वैल्यू गिरती है, तो फिलहाल वो बिल्कुल ब्रांड न्यू 1 लाख की है। ठीक है, अब 1 साल गुजरा तो हमने इस बुक वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे कि जो हमारी परचेज वैल्यू थी उसमें से हमने क्या कर लेना है, माइनस डेप्रीसिएशन। ये देखो, बुक वैल्यू इज द अमाउंट यू पेड फॉर एन एसेट माइनस डेप्रीसिएशन। तो हम क्या करेंगे, डेप्रीसिएशन को आप काटते रहेंगे। अब पहले कितनी थी, 1 लाख, यहाँ हमने जो t-1 है, यानी जो अभी करंट ईयर जिसकी निकाल रहे हैं उसमें से पिछले साल -1 क्या थी, 1 लाख थी, जिसमें से हमने माइनस की डेप्रिसिएशन वैल्यू जो कि क्या थी, 10,000। तो पहले साल के लिए जो बुक वैल्यू आ गई वो 90,000 आ गई। अब इसी को हमने क्या करना है, कंटिन्यू करना है, कब तक, 8 ईयर्स तक, क्योंकि हमें उन्हें वैल्यू कितने मतलब कि कितना अर्सा दिया, लाइफ टाइम उसकी 8 साल दी है, 10,000 ईयर रहेगी। अब दोबारा देखो, अगर हम कहें कि जी ईयर 5 में ना, जो 5वां साल था, जो टी था, अगर वो 5 था, एन और टी में डिफरेंस है, बात मैं आपको बता चुकी हूँ, और से उसको चीज को याद रखना है। ठीक है, 5 में हम कैसे निकालेंगे कि पिछले साल थी 60,000, अब उसमें से माइनस हमने की जो डेप्रीसिएशन थी वो क्या थी, 10,000, तो इस साल क्या है, उसकी बुक वैल्यू 50,000। 8वें साल तक जब हम 10,000 काटते रहे, तो अब जो उसकी बुक वैल्यू बची है वो क्या है, 20,000 है। पहले वो 1 लाख की थी, हर साल डेप्रिसिएशन कम होती गई, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है, डेप्रिसिएशन सेम रहेगी, विच इज ऑब्वियसली नॉट वेरी ट्रू। ठीक है, हमें पता है कि डिफरेंट होता रहता है। अब एक चीज जब उसकी वर्थ इतनी रह ही नहीं गई, ठीक है, 3 साल बाद उसकी उतनी वर्थ नहीं रही, तो ऑब्वियसली उसकी डेप्रिसिएशन भी उतनी नहीं रहेगी, नो, कम होती जाएगी विद टाइम। ठीक है, तो ये चीज क्या है, चेंज होती है, और नेक्स्ट मेथड में हम देखेंगे। फिलहाल बस आपने देखना है कि सेम रहती है। ठीक है, इसमें से माइनस कर करके हमारे पास वैल्यू आ गई, तो हमने डेप्रिसिएशन भी ऊपर निकाल ली ये, और ये बुक वैल्यू भी निकाल ली। If we are interested in computing DT and BT for specific time period, the formula can be used. In this approach, it should be noted that the depreciation is same for all the periods. ये बात याद रखनी है। ठीक है, अच्छा जी, सॉरी। अब क्या है, एग्जाम्पल 9.2, इसमें वो हमें क्या कह रहे हैं कि कंसिडर एग्जाम्पल 9.1 को ही लें और डेप्रिसिएशन और बुक वैल्यू निकालें फॉर पीरियड 5। अब हमें क्लियर कट उन्होंने कह दिया पीरियड 5, यहाँ जब मैंने निकाली है ना बुक वैल्यू ये वाली, तो ये मैंने सारे सालों के लिए निकाली है। अगर आपने सिंपल, आपको टी गिवन है, आपको स्पेसिफिक है, तो आपने सिंपल क्या करना है, ये फॉर्मूलाज यूज करने हैं पीछे जो ये गिवन है। ठीक है, डी टी के और पी टी के। अच्छा, अब स्पेसिफिकली उन्होंने कह दिया 5 की निकालो। अब एक बात तो हमने याद रखनी है कि जब हम 5 के लिए, अब यहाँ पे देखो टी की जगह 5 हो गया, बुक वैल्यू निकालेंगे तो वो तो चेंज है, जो डेप्रिसिएशन वैल्यू है वो चेंज नहीं है, वो उतनी ही है, 10,000 ही है, क्योंकि हमें पता है कि डेप्रिसिएशन चेंज नहीं होती। हमने इसमें से क्या सिंपल अपना निकाल लिया, पी हमें पता था 1 लाख है, एफ 20,000 है, ईयर्स कितने, 8 ईयर्स है, वो ही फॉर्मूला यूज होगा, बस टी की जगह 5 आएगा कि हम देख रहे हैं कि 5वें साल डेप्रिसिएशन कितनी होगी, लेकिन फॉर्मूला वही यूज करना है, वैल्यू वही लगानी है, और एन की जगह 8 ही लगाना है, क्योंकि ये टोटल लाइफ टाइम है, लाइफ टाइम ऑफ एन एसेट है। ठीक है, 5 साल तो बीच में से वैसे हमने कह लिया ना कि 5वें साल कितनी डेप्रिसिएशन होगी, असल में उसकी जिंदगी 8 साल है, तो 8 उस मशीन की, तो 8 लगाएंगे। ठीक है, डेप्रिसिएशन 10,000 ही आएगी। दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टाइम पीरियड, डेप्रिसिएशन टाइम पीरियड से इंडिपेंडेंट है, हमने कहा कि हर टाइम पीरियड में डेप्रिसिएशन 10,000 ही हो रही है।
अच्छा बीटी अब स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए निकालना है, पहले तुमने बस कहा था बुक वैल्यू निकालने, ठीक है। मैं आपको पीछे लेके दिखा भी देती हूँ ताकि आपको जहन में रहे। ये देखो, डिटरमिन द डेप्रिसिएशन एंड बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ वेरियस ईयर्स, तो आपने क्या था हर साल के लिए निकाल लेनी थी। अब वो क्या कह रहे हैं, अब जो न्यूमेरिकल है, ये चीज न्यूमेरिकल्स अगर आए उसमें याद रखना है, जैसे पीरियड 5 के लिए निकालो, पीरियड 5 के लिए फिर ये सारा कुछ नहीं करेंगे, पीछे तो हमने सारा हर ईयर के लिए बुक वैल्यू निकाली है ना। ईयर 5 के लिए कैसे निकालेंगे, हमारे पास फॉर्मूला गिवन है, बिल्कुल सिंपल, मैंने आपको पहले भी बताया, जो भी आपकी वैल्यू होगी, फिर इस चीज को याद रख लो, अमाउंट यू पेड फॉर एन एसेट, ठीक है, वो हमने कितनी पे की थी, वो पी है, और वो थी 1 लाख, माइनस माइनस डेप्रीसिएशन, ठीक है। तो हमने इसमें से माइनस कर दी, डेप्रीसिएशन का फॉर्मूला क्या है, ये देखो, ये जो ऊपर है, ठीक है, जो 10,000 है वही, लेकिन साथ ऑब्वियसली हमने ये इतनी कंप्लीट तो नहीं डेफिनेशन है, माइनस डेप्रीसिएशन, तो वो जितने सालों के लिए हमने चेक करना है उन सारों की करेंगे, इसलिए इसके साथ करेंगे मल्टीप्लाई बाय 5। अब बात याद रखनी है, इधर 8 नहीं लगा देना, वो n के लिए इधर t लगाना है, जिस टाइम पीरियड के लिए उन्होंने पूछा है। उन्होंने आपसे किस टाइम पीरियड के लिए पूछा है, सॉरी बहुत ही ऊपर चला गया, उन्होंने आपसे किस टाइम पीरियड के लिए पूछा है, ये फॉर पीरियड 5। तो अब इस पूरी डेप्रिसिएशन को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, और माइनस कर देंगे जो भी हमारी एक्चुअल वैल्यू थी, परचेज वैल्यू थी, फर्स्ट कॉस्ट थी, तो हमारे पास बुक वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50,000 आ जाएगी, ठीक है। 5 के लिए कितनी आ गई, 50,000, वो तो यहाँ पे भी वही थी 50,000, लेकिन यहाँ पे क्या है कि हमने हर ईयर के लिए निकाला, लेकिन यहाँ पे क्या है कि हमने डायरेक्ट निकाल लिया और इस फॉर्मूला से निकाला, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या है दूसरा मेथड, दूसरा मेथड क्या है, डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। अब मैंने आपको यही बात बताई है, ठीक है, कि डेप्रिसिएशन जो है वो क्या करता है, डिक्लाइन करती रहती है। डिक्लाइन क्या होता है, कमी आना। तो डेप्रिसिएशन विद टाइम, जिस तरह पीछे वाले तो हमने इसमें देखा ना, जो पीछे वाला था कि फिक्स्ड रही, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम पीरियड 10,000, ये अब हम क्या देखेंगे कि वो फिक्स नहीं रहती, डेप्रिसिएशन जो भी है वो हर साल चेंज हो रही है। अच्छा जी, in this method of depreciation sorry, a constant percentage of the book value of the previous period of the asset will be charged, ठीक है, एक कांस्टेंट परसेंटेज है जो कि चार्ज होती रहेगी हर साल, ठीक है, डेप्रिसिएशन अमाउंट के साथ साथ हमने देखना है, जैसे हम निकाल रहे थे पहले क्या थी 10,000 10,000 10,000 डेप्रिसिएशन, वही हम बुक वैल्यू क्या कर रहे थे उसी से कैलकुलेट कर रहे थे, वही हम माइनस करते जाते थे हर प्रीवियस बुक वैल्यू से। अब हमने ऐसा नहीं करना, अब हमारे पास एक कांस्टेंट भी है, एक कांस्टेंट परसेंटेज है जो कि हमने क्या करनी है उसमें से माइनस करते रहेंगे। दिस अप्रोच इज मोर रियलिस्टिक, ठीक है, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी लेक्चर में कि ज्यादा रियलिस्टिक है, क्योंकि सिंस द डेप्रिसिएशन चार्ज डिक्रीजेस with the life of the asset which matches with the earning potential of the asset। अब देखो सॉरी, अब इसमें क्या है, हम क्या देख रहे हैं कि डेप्रिसिएशन ऐसा नहीं होता कि अब मैं एक गाड़ी ली या जो मशीन यहाँ पे उसकी बात है, ठीक है, तो हर साल बस सिर्फ उसकी 10,000 ही हो रहा है, वो क्या होता है कि हर साल कम 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 उसकी डिक्लाइन होती रहती है, जो भी डेप्रिसिएशन है, ठीक है, डिक्रीज होती रहती है विद टाइम। जिस तरह एक दफा सपोज अगर 10,000 हो रहा है तो नेक्स्ट टाइम आपको हो सकता है 5,000 उसकी कमी आ रही है उसके पैसों में, क्योंकि ऑलरेडी उसकी वो बात ही नहीं रही, तो फिर 10,000 तो एक बड़ी वैल्यू हो गई ना, तो हर साल क्या है वो फिर डिक्लाइन करती रहती है। अच्छा, फिर उन्होंने क्या कहा है, बिग जो बुक वैल्यू ऑफ द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द एसेट में नॉट बी एग्जैक्टली इक्वल टू द सैल्वेज वैल्यू, जैसा हम पहले कह रहे थे, ठीक है, कि जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी एंड में बुक वैल्यू, वो हो सकता है रीसेल वैल्यू के एग्जैक्टली इक्वल ना हो। पहले हमने क्या किया था, एग्जैक्टली इक्वल आ जाती थी, कि जिस एंड में 20,000 आया 8 साल बाद, तो हम कहते थे जो बुक वैल्यू है या जो रीसेल वैल्यू है, जो सैल्वेज वैल्यू है या एफ है, वो क्या है, सेम रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, दिस इज अ मेजर लिमिटेशन ऑफ दिस अप्रोच, इस अप्रोच की मेजर लिमिटेशन यही है। अब हम क्या कहते हैं, लिमिटेशन पता ना क्या होती है, लिमिटेशन क्या होती है, मुझे इसके एग्जैक्ट वर्ड मैं आपको क्या बताऊं, ड्रॉबैक कह लो, ठीक है, किसी चीज की लिमिट, या लिमिट इतनी है कि ये चीज ऐसे होगी इस वाले मेथड। अच्छा,
लेट पी इज इक्वल टू फर्स्ट कॉस्ट ऑफ द एसेट। पी क्या है? परचेजिंग जो भी वैल्यू थी फर्स्ट कॉस्ट का आपने लिया था एसेट। एफ सैल्वेज वैल्यू ऑफ द एसेट, यानी कि जो भी उसकी रीसेल वैल्यू होगी वो होगी। एन लाइफ ऑफ द एसेट है। बी टी क्या है? बुक वैल्यू ऑफ द एसेट एट द एंड ऑफ द पीरियड टी। ठीक है, बी टी है ये कि हर जो भी टाइम पीरियड आपने लिया, जिस तरह अब असल में तो 8 साल थी पिछले, हम पहले हमने देखा है जिस तरह पीछे एन 8 साल था, लेकिन अगर हम कहते हैं कि हमने 3 साल तक के लिए निकालनी है तो ये फिर वो होगी तो 3 होगा। ठीक है, के ये वाली बात फिक्स परसेंटेज, या हमने क्या कहा है, हमें कांस्टेंट परसेंटेज ले लेते हैं जो कि डिक्लाइन होती रहेगी। ठीक है, अच्छा अब क्या है? डी टी इज इक्वल टू डेप्रिसिएशन अमाउंट एट द एंड ऑफ पीरियड टी। डी टी भी कैसे निकलेगा, ये डेप्रिसिएशन का हमने देख लिया। अब फॉर्मूलाज क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। अगर आपके उसमें एग्जाम में कोई भी आता है न्यूमेरिकल, उसमें लिखा होता है कि आपने उसको डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड से यूज करना है, ठीक है, तो आपने फिर ये वाले फॉर्मूलाज यूज करने हैं बजाय के पिछले। अच्छा, अब क्या है? इन्होंने फॉर्मूला क्या हो गया? डी टी इज इक्वल टू के इंटू बी टी माइनस वन। ये क्या है? जो बुक वैल्यू थी पिछले साल की, ठीक है, प्रीवियस ईयर की, मल्टीप्लाई बाय के। के क्या है? जो हम फिक्स परसेंटेज हमें गिवन होगी, वो आगे हम न्यूमेरिकल करते हैं तो हमें समझ आना चाहिए। ठीक है, अच्छा, और बी टी कैसे निकलेगा? बुक वैल्यू करंट ईयर की कैसे निकलेगी, जिसकी आपने निकालनी है जिस टाइम पीरियड की? बुक वैल्यू ऑफ द प्रीवियस माइनस डी टी। हमने उसमें से क्या किया? डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया, जैसे कि हमने इधर पीछे भी हिला दिया मैंने सारा कुछ। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। जो हमने पीछे टेबल था ना, उसमें ये चीज की थी कि बहुत ही पीछे चले गए हम। ये डेप्रिसिएशन, ये वाला फॉर्मूला था। ठीक है, पहले से पैसे निकाल रहे थे, अब भी फॉर्मूला तो वही रहेगा, लेकिन अब डी टी डिफरेंट हो गया। पहले तो डी टी 10,000 था, तो यहाँ हर जगह हमने जो निकाला है ना, ये जैसे वैल्यू निकाली है और 10,000 से ही निकाली है। अब कैसे निकाल लेंगे? अब इसको डी टी की वैल्यू वो नहीं रही, डी टी की वैल्यू क्या है? बी टी ऐसे ही आएगा, इज इक्वल्स टू बी टी की वैल्यू क्या है? बी टी माइनस वन। अब माइनस के बाद डी टी की वैल्यू हमने पूरी यहाँ लगा लेनी है। अब डी टी की क्या वैल्यू है? के इंटू बी टी माइनस वन। तो ये हमने डी टी की जगह क्या लगा लिया? के इंटू बी टी माइनस वन। जो भी प्रीवियस है की बुक वैल्यू, उसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है एक कांस्टेंट परसेंटेज को, जो कि है के, फिक्स्ड परसेंटेज है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने क्या कर लिया? कॉमन ले लिया। ठीक है, ये आपको पता है कैसे कॉमन लेते हैं। ठीक है, वन माइनस के, बी टी माइनस वन को क्या किया? कॉमन ले लिया, एक साइड पे कर दिया, तो इसका क्या बचा? वन माइनस के मल्टीप्लाई बाय जो भी चीज हमने कॉमन ली है मैथमेटिक्स से। ठीक है, अब क्या है? द फॉर्मूला फॉर डेप्रिसिएशन बुक वैल्यू इन टर्म्स ऑफ पी। अब ये तो हमें वैसे ही दे दी है ना, इसमें सिर्फ बुक वैल्यू से बात हुई है। अगर हमने दोनों चीजें बुक वैल्यू और डेप्रिसिएशन वैल्यू इन टर्म्स ऑफ पी निकालनी, यानी फर्स्ट कॉस्ट के अकॉर्डिंग निकालनी है, तो क्या फॉर्मूला यूज होगा? ये फॉर्मूला यूज होगा। फॉर्मूला बस याद रख लेना है। डी टी अब क्या है? के इंटू वन माइनस के रेज टू पावर टी माइनस वन मल्टीप्लाई बाय पी। तो यहाँ जब पी का बीच में आ गया तो फॉर्मूला ये बन गया। ठीक है, ये क्या है? के जो भी फिक्स वैल्यू वो इंटू वन माइनस वही जो के फिक्स वैल्यू है, टी क्या है? जो भी ईयर आपको कहेंगे, जो जिस तरह 3 ईयर का टाइम पीरियड है जो भी वो। ठीक है, अब ये एन नहीं है, बात याद रखनी है, एन डिफरेंट है और टी डिफरेंट चीज है, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी फर्स्ट कॉस्ट होगी। और बी टी कैसे निकालेंगे? वन माइनस के की रेज टू पावर टी इंटू पी। अब ये आपने फॉर्मूला सही से याद रखना है, ये ना हो जो बी टी है उसके टी में से माइनस वन कर रहे हो या कुछ भी, तो वो सारा क्या हो जाएगा? आपकी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी, इसलिए फॉर्मूला सही से याद करना। ठीक है, बस यहाँ पे खत्म हुआ है। while availing income tax exception from the depreciation amount paid in the rate k is limited to the most 2 by n। ठीक है, ये वैसे ही चलो बात है, इसको भी रहने दो। डबल डिक्लाइनिंग मेथड, उसको हमने कौन सा किया? डिक्लाइनिंग मेथड किया। इससे नेक्स्ट क्या है? इसकी एग्जाम्पल है। अब एग्जाम्पल क्या है? देखो एग्जाम्पल में क्या कहा है कि कंसिडर एग्जाम्पल 9.1
जो हमारी पहली एग्जाम्पल थी वही लेनी है, वही सारी हमने P भी लेना है, F भी लेना है, N भी लेना है। अब हमने बीच में क्या करना है, डेप्रीसिएशन 0.2 लगा दी। 0.2 वैल्यू हमने कैसे निकाली, बेसिकली के एक फिक्स परसेंटेज है, तो वो कितनी होगी 20 डिवाइडेड बाय 100, वो होगी 20%, परसेंटेज में 20 होगी। अब हमने उसको चेंज कर लिया 20% को 20 डिवाइडेड बाय 100, और यहाँ पे हमने जो उसकी सिंपल वैल्यू थी 0.2 वो लगा दी। ये बात याद रखना, अगर मैं तुम लोगों को इधर परसेंटेज दूंगी जितना 40% सपोज की है फिक्स परसेंटेज है, तो तुम लोगों ने उसे चेंज करना है, उधर 40 नहीं लगा देना, 40 डिवाइडेड बाय 100 करोगे, 0.4 पुट करोगे। अच्छा, वही सारा कुछ एग्जांपल 9.1 वाला लेना है। पी जो फर्स्ट कॉस्ट थी 1 लाख थी, जो सैलवेज या रीसेल वैल्यू थी वो 20,000 थी, एंड 8 ईयर्स ही था। अब बस सिर्फ क्या है, के लगा देना है 0.2। अब कैलकुलेशन हमने कैसे करनी है, अब हमें पता है हमारी डेप्रीसिएशन भी डिफरेंट आएगी, ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि अब हम जो मेथड कर रहे हैं वो कौन सा मेथड है, डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। अब इसमें dt जो आपका है, जो डेप्रीसिएशन है वो सेम नहीं रहेगी, चेंज होती रहेगी, ठीक है। और अगला क्या आपने निकालना है, bt निकालना है, जो बुक वैल्यू है। अच्छा, कैसे निकालोगे, आप किसी स्पेसिफिक ईयर की नहीं उन्होंने कही, इसलिए अभी हम जिस तरह नॉर्मल निकालते हैं उसी तरह निकाल रहे हैं। अगर इधर जो नेक्स्ट है, ये देखो ये वाला, इसमें उन्होंने बताया पीरियड 5 के लिए, तो उसमें फिर क्या है हम डिफरेंट कर लेंगे, देख लेंगे क्या होता है। सबसे पहले क्या देखते हैं, जब बिल्कुल नई ली थी क्या थी, 1 लाख, ठीक है। अब क्या हुआ कि डेप्रीसिएशन हमने बीटी कैसे निकालनी है, एक तो बीटी -1 से, यानी अगर हम 1 ईयर का निकालेंगे तो हम जो पिछले साल की बुक वैल्यू है वो लेंगे और उसमें से माइनस करते रहेंगे डेप्रीसिएशन। अब देखो 1 लाख में से हमने डेप्रीसिएशन माइनस की, तो इस साल की बुक वैल्यू क्या आ गई, 80,000, 1 लाख में से 20,000। अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा, क्योंकि डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड है, हमने देखा कि जो डेप्रीसिएशन है वो सेम नहीं रहेगी, ठीक है। आपने सारी जो प्रीवियस बुक वैल्यू उनके साथ 0.2 आप मल्टीप्लाई की है हर जगह, यहाँ पे 0.2, ठीक है। तो आपके पास ये डेप्रीसिएशन वैल्यूज आई हैं। अब हमने देखा डेप्रीसिएशन वैल्यू क्या हो रही है, डिक्लाइन होती जा रही है, तो बुक वैल्यू भी आप डिफरेंट आएगी। 80,000 में से नेक्स्ट टाइम आपने क्या काटा, 16,000, तो आपके पास 64,000 बुक वैल्यू आ गई। अब अगर अगले साल की बुक वैल्यू निकालनी है तो फिर इस बुक वैल्यू में से हम डेप्रीसिएशन निकालेंगे, इतनी माइनस करेंगे तो ये आएगा। इसी तरह हमने देखा कि एंड तक, जिस तरह अगर आप इसकी 8 ईयर की निकालनी है, तो जो 7th ईयर की बुक वैल्यू होगी BT -1 वो ली, उसमें से हमने क्या माइनस किया, अपनी डेप्रीसिएशन माइनस की, यानी ये 4,194, तो हमारे पास बुक वैल्यू क्या रहेगी, 16,777, ठीक है। If we are interested in computing DT and BT for a specific period, the respective formula can be used. जो भी आपके फॉर्मूला थे, अगर रिस्पेक्टिव पीरियड कोई आपको फिक्स पीरियड गिवन है, सारे सालों के लिए नहीं, ये सब सालों की डेप्रीसिएशन है, सब सालों की बुक वैल्यू, हमने क्या है, अगर उन्हें किसी एक की दे दिया तो फॉर्मूला यूज कर लेंगे। कैसे करेंगे, कंसिडर एग्जाम्पल 9.1 and calculate the depreciation and the book value for period 5. अब वही हमने क्या ले लिया, वैल्यू ले ली 1 लाख, जो उसकी परचेजिंग कॉस्ट थी, फर्स्ट कॉस्ट थी, परचेजिंग वैल्यू थी। एफ क्या है, सैल्वेज वैल्यू, रीसेल 20,000 हो गई, एंड 8 ईयर्स है, के 0.2 है। अब हमने फॉर्मूला देखा था कि ऐसा फॉर्मूला कि जब पी भी हो तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। पीछे जाके देखो, यहाँ पे मैंने आपको ये बात बताई है, ये वाली, कि वरना तो सिंपल ऐसे निकाल लेंगे, अगर बीच में अब आपको पी भी गिवन है, फिर कौन से फॉर्मूलाज यूज करोगे, ये वाले यूज करोगे, जो पी वाले। अब पी वाले फॉर्मूलाज हमने यूज किए ये, ठीक है। तो डी टी कैसे निकलेगा, 5, आपने ईयर 5 के लिए निकालना है, टी की जगह 5 आएगा, पीरियड 5 है, लेकिन आगे क्या करना है, इधर के पुट करना था, के 0.2 ही है, मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस के 0.2 ही है। यहाँ पे देखो क्या हुआ, ये चीज याद रखनी है, टी क्या है, 5 है, और इसमें से -1 करना है, T5 हमें गिवन है यहाँ पे, पीरियड 5, एन नहीं, T वो क्या है 5, और इसमें से 1 करो माइनस, तो क्या आता है 4, मल्टीप्लाई बाय जो P थी 1 लाख थी, ठीक है, ये इधर 4 आएगा। तो आपकी जो D5 है, यानी डेप्रिसिएशन वैल्यू जो 5th ईयर के लिए थी, पिछला जो सिंपल स्ट्रेट मेथड था डेप्रिसिएशन का,
उसमें तो सेम रहती थी, लेकिन यहाँ हमने देखा कि डिफरेंट है। जैसा D5 के लिए क्या है 8192। इसी तरह अगर इधर मैं लिखती हूँ पीरियड 4 के लिए कैलकुलेट करो, तो तुम लोग इधर क्या करोगे 4 माइनस 1, तो यहाँ क्या आएगा 3 आएगा। ठीक है, तो सारी वैल्यू चेंज आएगी, यानी थर्ड के लिए जो डेप्रिसिएशन 4 इधर लिखोगे, इधर 3 आएगा। तो जो पीरियड 4 है उसके लिए क्या होगी, डेप्रिसिएशन वैल्यू डिफरेंट होगी। इसी तरह हमने बुक वैल्यू भी निकाल ली। बुक वैल्यू कैसे निकाली हमने वही फॉर्मूला है सारा, 1 माइनस के क्या है 0.2 और टी क्या है 5। अब इधर कोई -1 शान नहीं है, फॉर्मूला सही से याद करने हैं। जो मैंने बात पहले भी बताई है कि ना इधर डेप्रिसिएशन का लगा लो, इधर नहीं है, इधर टी लिखोगे। ठीक है, जो सिंपल है 5 है तो 5 ही लिखोगे, 4 अगर है कि टाइम पीरियड 4 के लिए निकालें तो 4 ही लिखोगे। पी से मल्टीप्लाई कर लेना है। बुक वैल्यू क्या आ गई 32,768। तो ये थे डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन के अगले दो जो मेथड्स हैं बिल्कुल सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। 7 न्यूमेरिकल्स मैंने आपको समझा दिए, क्योंकि आप उस दिन भी कह रहे थे कि हमें 7 न्यूमेरिकल भी बताएं। ठीक है, अब ये लेक्चर मैं इधर एंड कर रही हूँ। ये था लेक्चर 12 जिसमें हमने डेप्रिसिएशन और उसके फर्स्ट 2 मेथड्स किए हैं। अब लेक्चर नंबर जो 13 है उसमें जो अगले 3 मेथड्स हैं, क्योंकि टोटल 5 है, इसमें 2 हो गए। अब अगले 3 और उनके न्यूमेरिकल्स मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगी। फिर जो इनकी इकट्ठी क्लास है उसमें आपने क्या है, ये पूरा डेप्रिसिएशन का टॉपिक हमारा कवर हो जाएगा, उसके 5 कवर हो जाएंगे। मेथड्स तो बस ये इतना ही है। ठीक है, एग्जाम्पल्स भी कवर हो जाएंगी, तो फिर उसमें से आपने जो भी पूछना हुआ वो पूछ लेना। ठीक है, और यहाँ से मैं एंड करूँगी मीटिंग। ठीक है, रिकॉर्ड हो गई है। ठीक है, चलें जी, फिर जो भी क्वेश्चन हुआ वो आप देख लेना। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।